आज हम करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज़ के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट विच अज्यूम बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। तो वो हमारा होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, क्योंकि इस कंसेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूस चलेगा, और इसी बेसिस पे हम अपने जो फिक्स एसेट्स होती हैं उनको मतलब मार्केट प्राइसेस पे ना दिखा के ओरिजिनल कॉस्ट पर उनको शो करते हैं। तो मनी मेजरमेंट में तो क्या है, हम एसेट्स को मनी में मेजर करते हैं, उन्हीं की ट्रांजैक्शन करते हैं। जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उनकी ट्रांजैक्शन हम अपने अकाउंट्स बुक में नहीं करते। मैचिंग कंसेप्ट में वो कहते हैं कि जहाँ पर हम जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम होते हैं, जिस आय के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक साथ लेके चलते हैं। ड्यूअल एक्सपेक्ट वो कहता है कि एक जो भी कोई भी एंट्री होगी उनका दो अकाउंट्स क्या होंगे, इससे इफेक्ट होंगे। तो जो क्वेश्चन है इसको देखते हुए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, हमारा राइट आंसर है, तो ए का रहेगा। सेकंड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जहाँ पर जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती है उनको मनी ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट ये तो कहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके चलेंगे, लेकिन जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है ये कहता है कि हम जो भी हमारा बिजनेस है इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, अगर हमें उनको मनी में मेजर कर सकते हैं तो हम इनकी अकाउंटिंग करेंगे। अदरवाइज अगर उनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, फिर भी उनकी रिकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स में नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन मैनेजर सेल मैनेजर के बीच में झगड़ा होना, हमारे जो कंपटीटर हैं हमसे भी बेटर गुड्स लेके आए हैं, है ना, जो हमारे एम्प्लॉय है वो स्ट्राइक पे हो गए, भले ही इन सब का हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इफेक्ट पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो ऑप्शन हमारा आता है बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न अंडर। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम इसको अर्न करते हैं। इसका मतलब क्या है, अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, एक अक्रूअल कंसेप्ट होता है कि कैश बेसिस कंसेप्ट होता है। कैश बेस में तो उन्होंने कहा है कि हम अपने जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंसेस है, जब हम इनको कैश में पे कर देंगे तभी हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो अक्रूअल कंसेप्ट है वो हमारा कहता है कि चाहे रेवेन्यू हमने सेल कर दी है, भले ही पेमेंट हमें कुछ टाइम बाद मिले, या हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, भले ही हमने उनको पे नहीं किए, तो इनकी एंट्री आज ही हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लेंगे। ऐसे कंसेप्ट को हम कहते हैं अक्रूअल कंसेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा थर्ड का बी। नेक्स्ट, एसेट आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट अंडर। एसेट को हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम इसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट में भले ही उसकी वैल्यू अप हो गई हो, लेकिन जिस कॉस्ट पे हमने इसको बाय किया था, जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसी की रिकॉर्डिंग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। कौन सा रहेगा हमारा, हिस्टोरिकल कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी भी बुक्स ऑफ हमारी जितनी भी एसेट है उनकी रिकॉर्डिंग हम ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पे करते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा 4 का वो रहेगा हमारा ए ऑप्शन, हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट, एवरी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर अंडर। जो हर बिजनेस है वो अपने ओनर से क्या है, सेपरेट है। ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, ये हमारा जो कंसेप्ट है वो बिजनेस एंटिटी है।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमने ये कहा है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस के मतलब जैसे जो ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं और जो अदर पर्सन होते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मतलब बिजनेस और ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है या जो ओनर है जिन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या है, अलग है, और बिजनेस अलग एंटिटी है। तो ये कौन सा कंसेप्ट ये बात कहता है, ये बात कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये बोला गया है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगा इन्वेस्ट करते हैं, जो कैपिटल देते हैं, ठीक है, जैसे लोन देते हैं जो बैंक्स है, अदर पार्टीज है, वो सब क्या है, जो मेंबर है और जो बिजनेस है, ये क्या है, अलग अलग पर्सन है। ये कंसेप्ट हमारा ये कौन सा, ये बात कौन कहता है, हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस में काम करने वाले पर्सन क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट, तो फिफ्थ का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस मैच्ड विद रेवेन्यू बिलोंग टू। कौन से कंसेप्ट में हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करते हैं, वो हमारा नाम से क्लियर है, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि जिस ईयर के आप इनकम लेते हैं उसी ईयर की आपने क्या लेनी है, आपने एक्सपेंसेस भी साथ साथ लेने हैं। तो उन्होंने कहा है जो आप इनकम ले रहे हैं उसी के व्यय भी, उसी के एक्सपेंसेस भी आपने साथ साथ लेने हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट कौन सा होता है, मैचिंग कंसेप्ट है। तो जो राइट ऑप्शन है सिक्स क्वेश्चन का वो रहेगा बी, सॉरी ए, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, लॉसेस आर रिकॉर्डिंग इमीडिएटली अंडर। लॉसेस को हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारी जो कंसेप्ट, ये हमारा जो थ्योरी रहती है वो हमारी रहती है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, है ना। तो लिख देते हैं कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। तो जो हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट है या कन्वेंशंस ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, ये कहता है कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है उनके लिए रिजर्व आज ही बना लो, उनके लिए रिजर्व बना लो। और जैसे जो भी बैड डेट्स होने वाले हैं, आपको लग रहा है मार्केट वैल्यू गिरने वाली है, लॉस होने वाला है, उनके लिए सीक्रेट रिजर्व बना लो, सेफ चलो। मतलब ये बहुत ही सेफ प्ले करते हैं। ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को बोला गया है कि आप सेफ प्ले करें, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है उनको आप इग्नोर करते हैं। तो जहाँ पर लॉसेस को हम क्या करते हैं, इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जो हमारा कंसेप्ट रहता है वो रहता है प्रूडेंस का। ऑप्शन जो हमारा 7 क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन रहेगा फिर हमारा बी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर रेफर टू। सम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर रेफर टू। कुछ अकाउंट मेथड एवरी ईयर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो बोल रही हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे जो मेथड है ईयर टू ईयर चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मतलब हमें हर साल क्या है, सेम आप मेथड यूज़ करें। ये बात कौन कहता है, कंसिस्टेंसी कहते हैं कि आपके जो अकाउंटिंग मेथड है, जैसे अकाउंटिंग मेथड मतलब डेप्रिशिएशन का आपका मेथड है, प्रोविजंस का आपका मेथड है, बेड डेट्स बनाने, बेड डेट्स प्रोविज़न का आपका मेथड है, जो आपके बेड डेट्स है उनके लिए आपका जो प्रोविज़न मेथड है वो क्या रहना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए आपका जो मेथड है ना, स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए जो आपका मेथड है वो हर साल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, सेम अकाउंटिंग मेथड। कौन सा कंसेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी कहता है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस को अपने लाइफ टाइम में क्या करना चाहिए, सेम मेथड को यूज़ करना चाहिए। लेकिन सेम मेथड का ये मतलब नहीं है कि जब भी अगर कुछ उनको चेंज की ज़रूरत हो तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर बार चेंज नहीं करना, जब रिक्वायरमेंट हो, जब उनको ज़रूरत लगे तभी वो चेंज करें। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, अगर उन्होंने बोला है कि अगर हम ऐसे ही अगर हर बार
मेथड्स को, डेप्रिसिएशन मेथड को, प्रोविजन मेथड को, वैल्यूएशन मेथड को ऐसे चेंज करते रहेंगे तो ये हमारे जो इन्वेस्टर, जो हमारे अकाउंट है, वो डिसीजन मेकिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हमारी जो प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस है उसको करंट ईयर के साथ कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और जब कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए किसी भी प्रकार के लिए यूजफुल नहीं है, और कोई भी करेक्टिव डिसीजन मेकिंग हम नहीं कर सकते, और ये इन्वेस्टर को मिसलीड भी कर सकती है। तो इसलिए ये कंसेप्ट कहता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेम मेथड यूज करके चलना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमारा आता है कंसिस्टेंसी। तो 8 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर, राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट डिवाइड लाइफ इनटू। जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है ये क्या कहता है, ये मान के चलता है कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या करेगा, जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। ठीक है जी। तो अगर हम ऐसे, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड ये कहता है कि हम, ये हमारा जो बिजनेस है वो उसकी लाइफ टाइम क्या है, लॉन्ग है, और जो हमें पीएनएल है, मतलब मान लो पी नेट प्रॉफिट एंड लेस नेट लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, इसका अच्छे से हम कब पता लगा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में पता लगा सकते हैं जब वाइंड अप होगा बिजनेस। लेकिन जब वाइंड अप होगा तो समय हाथ से बात निकल जाएगी। मान लो हमें कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं तो एक टाइम पीरियड तक तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक अगर सेम सिचुएशन चलती रही तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हमारे हाथों से हो जाती है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, और जब इसकी लॉन्ग लाइफ है तो जो पीएनएल है, अगर हम फाइनल बहुत ही वाइंड अप पे पीएनएल निकाल के देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, तो हो नुकसान के केसेस में ये क्या हमारे लिए रिस्की हो सकती है। इसलिए हमारे जो अकाउंटिंग की लाइफ पीरियड है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मतलब जैसे ईयर वाइज उन्होंने 1 ईयर के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि ईयर टू ईयर हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट के बारे में अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, हमें इंटरेस्टेड पार्टीज को हमें हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, गवर्नमेंट्स को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो वो ईयर हमारा कौन सा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो हम कह सकते हैं कि ये किस में डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने पीरियड्स को किस में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 9th का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी, जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन। जो डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, वो हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस है ना, डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है हमारा, ये डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में उन्होंने क्या बोला है कि जो भी एंट्री होगी, हम इसको लिख भी सकते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, कि जो भी एंट्री होगी उससे 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है डेबिट और क्रेडिट पे बेस पे, वो हमारा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर मीन। फुल डिस्क्लोजर के नाम से ही पता लग रहा है कि फुल डिस्क्लोज करना, मतलब जो भी हमारी अकाउंटिंग है उसकी हर एक फैक्ट को, हर एक इवेंट को, हर एक ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करो, फुली डिस्क्लोज करो। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं, शो ऑल फैक्ट्स। जो फुली डिस्क्लोज मीन्स होता है कि आपके अकाउंट के जो भी फैक्ट है, जो भी इवेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन्स है आपकी, आप उन सबको क्या करें, फुली डिस्क्लोज करें। तो ऑप्शन क्या है, बी, जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज अंडर। तो देखो, जो हमारा फुल डिस्क्लोजर मेथड था, कन्वेंशन थी, वो तो कहती है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो करें, लेकिन जो हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को ही शो करें, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को ही शो करें। अनइम्पोर्टेंट, इरेलीवेंट जो इंफॉर्मेशंस होती है या तो इसको इग्नोर करें या फिर उनकी ग्रुपिंग करें, जिससे कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी, जो वो क्या हो, ओवरलोडेड ना हो। ठीक है जी। तो ओवरलोडेड ना हो, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि आप क्या करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को ही डिस्क्लोज करें। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है वो मटेरियलिटी कंसेप्ट आता है। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड बनाते हैं
हम यूनिफॉर्मिटी के लिए बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं ताकि हर ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में क्या हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं ताकि हर ऑर्गेनाइजेशंस उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उन प्रिंसिपल्स को, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए, ताकि सिमिलैरिटी बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है जी। तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं? जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसका जो राइट आंसर रहेगा 13 का वो रहेगा ए। नेक्स्ट, कैश बेसिस रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन 1। कैश बेसिस रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स देखो हमारे क्या होती है, एक तो अक्रूल बेसिस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अक्रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका चाहे एक्सपेंसेस है आपके, एक होती कैश बेसिस। अक्रूल में तो हम पढ़ते हैं कि जब हमने कोई मतलब सेल कर दी या हमने कोई पेमेंट या कोई एक्सपेंसेस हमारा हो गया, सेल कर दी भले ही हमें कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, एक्सपेंसेस हो गया है भले ही हमने पे किया हो या ना किया हो, उसी दिन इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इसको बोलते हैं अक्रूल कंसेप्ट। कैश बेसिस कंसेप्ट का मतलब होता है जो अगर हमें कैश रिसीव हुआ है और या रिसीव हुआ है या कैश हमने पे किया है तभी हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, अदरवाइज हम इनकी रिकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते। तो उन्होंने यही पूछा है कि कैश बेसिस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स कब की जाती है, तो आप कहोगे कैश बेसिस जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स है जब हम कैश को क्या कर देते हैं, पेड कर देते हैं या कैश हमें क्या होता है रिसीव होता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, वो क्या रहेगा हमारा इसका ऑप्शन क्या रहेगा, जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर अंडर आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर तो वो क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? वेजेस अर्न बाय एन एम्प्लॉय दैट हैव बिकम ड्यू बट हैव नॉट येट बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर। कि सैलरी तो उन्होंने कमा ली है लेकिन एम्प्लॉयर ने अभी पे नहीं की है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को या सैलरी को हम किसके अंडर रिकॉग्नाइज करते हैं? तो वो हमारा रहता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, कैश बेसिस नहीं होगा, ये अक्रूल बेसिस होगा कि अगर हमारा काम हो गया है, हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है बिजनेस का। तो इसको हमने इसको पे नहीं किया, अभी पेड नहीं है ये, तो ये ड्यू है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको अक्रूल बेसिस पे इसकी एंट्री करते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। डेप्रिसिएशन किस पे बेस्ड है? डेप्रिसिएशन मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है। कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों ही अकाउंट्स, दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन से भी दो इफेक्ट होते हैं। मतलब कुछ जो डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में दिखाते हैं उसके बाद बैलेंस शीट में उस एसेट्स में से उतनी वैल्यू आप क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो एक अकाउंट डेबिट करते हैं, एक अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है इसमें भी। ठीक है, तो दो दो अकाउंट इससे इफेक्ट होते हैं डेप्रिसिएशन से, इसलिए ये किस पे बेस्ड होती है, हमारे मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। तो जो 16 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज रिकॉर्डेड इन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है हम उनको डायरी में, रजिस्टर में, फाइल में नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है तो उन सब की रिकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट अज्यूम स्टेबल करेंसी वैल्यू। कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो कहता है कि स्टेबल करेंसी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मनी मेजरमेंट होना चाहिए, है ना? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ही क्या है हमारा, जो ये एज्यूम करता है, ये मानता है कि हर एक ट्रांजेक्शन की, हर एक इवेंट की, अगर जो भी इवेंट्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर उनकी कोई भी फैक्ट है, अगर उनको हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अदरवाइज चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो करेंसी वैल्यू को जो स्टेबल
एज्यूम करके चलते हैं कि इतना करेंसी वैल्यू तो होनी ही चाहिए हर आइटम की, तो वो कंसेप्ट हमारा होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड लॉसेस आर कंसिडर अंडर। दो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, हमने बोला भी था एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो प्रॉफिट कंसिडर किस में करते हैं, जहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम लॉसेस को ये मान के चलते हैं कि लॉसेस के लिए पहले से ही कुछ रिजर्व, कुछ मतलब हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व बना के चलते हैं, प्रोविज़न बना के चलते हैं, एक मतलब सेफ बिजनेस को रन करते हैं हम। ऐसी पॉलिसी, ऐसी ऐसा कंसेप्ट वो रहता है, वो हमारा रहता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो जो 19 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर कॉल्ड। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है उनको हम क्या कहते हैं बताएं। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो हमारे कहलाते हैं GA, GAAP, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम बोल भी सकते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फॉर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए प्रिपेयर की जाती है, वो रहती है यूजर्स के लिए। यूजर में भी दोनों आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो मतलब ओनर है, मतलब जो शेयर होल्डर है, और जो मैनेजर है, ठीक है, और उसके बाद जो एम्प्लॉई है, जो क्रेडिटर है, जो बैंक है, गवर्नमेंट है, ये सब क्या हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं दोनों के लिए ही, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो हमारा एक्सटर्नल यूजर हो, तो दोनों के लिए ही ये प्रिपेयर की जाता है। तो इसको हम कहेंगे किसके लिए यूजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर की जाती है वो की जाती है यूजर्स के लिए। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ई। नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट शो। इनकम स्टेटमेंट क्या शो करती है, जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्या शो करती है, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। हमेशा इनकम की जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को शो करती है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट, बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशंस। प्रॉफिट एंड लॉस कौन शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है, हमारी बैलेंस शीट। अगर मैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात करूं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात करूं, ये कौन कौन शो करता है, ये हमारा P&L अकाउंट शो करता है। तो फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, कि बैलेंस शीट क्या करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। नेक्स्ट, वन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म मीन्स। एक कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस की, उसका मतलब क्या है, एंटिसिपेटिंग नॉट प्रॉफिट, शो मोर प्रॉफिट, इग्नोर एक्सपेंसेस, या अवॉइड लॉसेस। तो उन्होंने बोला है, देखो सॉरी, तो वो कह रहे हैं जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म होती है ये कहती है कि जो फ्यूचर के होने वाले लॉसेस हैं उनको तो आप कंसीडर करें, और जो फ्यूचर में मतलब प्रॉफिट है आप ये मान के चले कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाले, लेकिन लॉस ये मान के चले कि ये लॉस हो सकते हैं, इनके लिए सीक्रेट रिजर्व प्रोविजन बना के चले, सेफ अपने बिजनेस को रन करें। तो जो ए ऑप्शन है वो एंटिसिपेटिंग नो प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट को कोई भी, अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट होने वाला है उसको ये कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब ये क्या करती है, इग्नोर करती है प्रॉफिट को और एक्सपेंसेस को क्या करती है, कंसिडर करती है। तो ऐसी ऐसी जो कन्वेंशन है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट इज रिलेटेड टू सेपरेट अकाउंट पीरियड, ये आएगा पीरियडिसिटी, ये सिंपल है। अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करते हैं, पीरियड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं, जो पीरियड रहता है हमारा
वो 1 ईयर रहता है। पीरियडिसिटी 1 ईयर वो रहता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो फर्स्ट है वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन राइट है। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली इज। जब हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। उसके बाद इनकी लेजर में पोस्टिंग होती है और उसके बाद हम इनकी जो अर्थमेटिकली अगर हमें चेकआउट करना है, बैलेंस हमें देखना कि सही है नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है उनको टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब उनके डेट के अकॉर्डिंग जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम किस में करते हैं? हम जर्नल में करते हैं। तो 7/6/27 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लेजर कंटेन, लेजर क्या कंटेन करता है? अकाउंट्स को। लेजर के अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को कंटेन करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस चेक। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? अथमेटिकली जो भी एक्यूरेसी, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन्स हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन्स हमारी रह ना गई हो। मतलब जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब सभी ट्रांजेक्शन, सभी एंट्री सही है। अगर कहीं भी मिसमैचिंग होती है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। तो ये हम कहाँ चेक करते हैं? ये हम ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी फोकस ऑन। जो मटेरियलिटी कंसेप्ट है वो किस पे फोकस करता है? सिर्फ इम्पोर्टेंट आइटम पे फोकस करता है। मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट आइटम्स को ही शो करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें इरेलीवेंट, अननेसेसरी, अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप शो ना करें। इससे आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल जो आपकी बैलेंस शीट स्टेटमेंट है वो ओवरलोडेड हो जाती है। तो इससे हमें कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं अचीव होती। तो इसलिए आप सिर्फ इम्पोर्टेंट आइटम्स को ही क्या करें? अपने अकाउंट्स में शो करें, और बाकी जो अनइम्पोर्टेंट आइटम है या तो इनको इग्नोर करें या उनकी ग्रुपिंग कर दें। ठीक है जी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, इम्पोर्टेंट आइटम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दिए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर जरूर करना। योर सपोर्ट्स मीन ए लॉट।